अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दरपर्दा। मशरिक़ वुस्ता में हर गुजरता दिन ना सिर्फ जंग के दायरे को वसी कर रहा है बल्कि आलमी सियासत, तवानाई की मंडियों और सिफारती ताल्लुकात की समत भी तब्दील कर रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान में गिरने वाले F-15 के वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने के कामयाब ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि ये कार्रवाइयां बगैर किसी अमरीकी जानी नुकसान के मुकम्मल हुई और उससे ईरान की फ़ज़ाओं पर अमरीकी फ़िज़ाई बर्तरी साबित होती है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका के मुबैना 48 घंटे के अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि अगर जारहियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बन सकता है। लेकिन इस संगीन सूरत हाल में सबसे अहम पाकिस्तान का सिफारती किरदार है, जहां अमरीकी मीडिया ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से इनकार की खबरें फैला रहा था। वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने इन खबरों की तरदीद करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा बल्कि उर्दू में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर एक नई सिफारती रूह फूंक दी है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का उभरता हुआ ब्लॉक भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को बड़ी जंग से बचाने में कामयाब हो सकेगा? क्या भारत इस बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल में तन्हाई का शिकार हो चुका है? अमरीका और ईरान में एतमाद साजी कैसे मुमकिन है? इन सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। अमरीकी मीडिया की जानिब से मुज़ाकरात की खबरों से इनकार, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद कहना और पाकिस्तान के हक़ में ट्वीट करना तेहरान की ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत को किस तरह वाज़े करता है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने जिस खूबी के साथ इस मसले को डील किया है तो वो काबिल दाद है, इसलिए कि हमने ईरान के लिए भी जो यानी ऐसे तरीके से अपनी इस पॉलिसी को अपनाया है कि ईरानी हुकूमत और ईरानी अवाम भी हमसे खुश हैं। हमने इसी तरह जो चाइना के साथ भी अपने तल्लुकात को सामने रखा है और साथ ही साथ अपने अमेरिका के साथ भी अपनी तल्लुकात को अच्छा नहीं पाया है। तो एक लिहाज से ये बड़ी अच्छी तरीके से हम अपने पॉलिसी को चला रहे हैं। अब जहाँ तक ये मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो आपने हम सब ने सुन लिया है कि ट्रंप साहब ने अब फिर दोबारा एक अल्टीमेटम दिया है ईरान को कि अगर जी जी। मंगल तक यानी ट्यूसडे तक उन्होंने ईरान ने अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ना खोला तो फिर वो ताबड़तोड़ जो है हमले ईरान के ऊपर करेंगे और उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को नुकसान जो है सिविलियन टारगेट्स है उनको भी नुकसान पहुँचाएंगे, चाहे वो पावर प्लांट्स हो चाहे ब्रिजेस हों या इस तरह से जो चीज़ें। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो मुज़ाकरात का सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जो होनी चाहिए और मुज़ाकरात का रास्ता जो है खोलने पर अभी तक अमेरिका आमादा नहीं है। हालांकि जो 5 पॉइंट प्लान जो या प्रपोजल पाकिस्तान और चाइना ने दी थी वो बड़ी बड़ी फेयर थी और उसमें सारी पार्टीज के व्यूज और पोजीशंस का ख्याल रखा गया था और उसकी पहली प्रपोजल यही थी कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज होनी चाहिए और उसके बाद ईरान और यूएस के दरमियान बातचीत शुरू होनी चाहिए। अब इस चीज़ जी को बिल्कुल। एक्सेप्ट ना करने से लगता है कि अमेरिका अभी भी ताकत के जोर पर, ताकत के बलबूते पर वो ईरान को अपने सामने झुकाना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान बिल्कुल सरेंडर कर दे और दूसरा जो उनकी 15 पॉइंट की प्रपोजल थी या पैकेज था तो जो जी मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने दिया था उसको मिनवान जो है ईरान कबूल कर ले। तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं ईरानी हुकूमत या अवाम को या वहाँ के लोगों को समझ सका हूँ, कि वो इस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर करने पे तैयार होंगे। ये वही कौम है जिसने वेस्टर्न अपोजिशन के बावजूद 8 साल तक ईरान के साथ जो है अपनी जंग को यानी वो लड़ने के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। तो अगर अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ये समझते हैं कि वो ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा के या दूसरे जो ईरानियन सिविलियन फैसिलिटीज हैं उनको नुकसान पहुंचा कर वो ईरान को अपने सामने सरेंडर या सर झुकाने पे मजबूर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है
और वो तो अपना जावेद साहब, रजीम चेंज के नारे से लेकर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के खोलने तक अमेरिका की जो बयानात तब्दील हुए हैं और जंग की हिकमत अमलियाँ तब्दील हुई हैं, ये अमेरिका की जंग के हवाले से झूठ को बहुत हद तक बेनकाब भी कर रहे हैं। तो दुनिया तो अमेरिका के झूठ के पीछे ही लगी हुई है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर आप दुनिया को देखें तो चंद, मेरा मतलब अक्सर दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका के जो ईरान पे हमले हैं उसको या तो कंडेम किया है या उससे अपने आप को हम्म। डिस्टेंस किया है। इवन उनके जो नेटो एलाइज हैं आप देखें, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नेटो मिशन नहीं है और हम इस जंग में एक फरीक नहीं बनना चाहती। और उन्होंने बल्कि इवन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेड कि विल नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस वॉर। तो ये तो हम्म। है वो नेटो एलाइज जो सबसे ज्यादा करीब समझे जाते हैं अमेरिका के। तो अगर आप चाइना और रशिया को देखें तो उनकी पोजीशन भी डिफरेंट है, पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। इवन जो इस्लामी ममालिक में देख लें तो गल्फ के ममालिक, जो खलीजी ममालिक हैं, उनके तो एक खास हम्म। पोजीशन है, उसको अलहदा छोड़ दें। लेकिन बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं उसमें किसी ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, किसी ने खुल के या जो है वो अमेरिका के जो ईरान पे हमले उनकी हिमायत नहीं की। तो मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनके साथियों ने बड़ी सख्त एक मिसकैलकुलेशन की जब उन्होंने 28 फरवरी को ईरान पे हमले किए और इसराइल के साथ मिलकर किए। उनका ख्याल ये था कि अगर वो ईरान की टॉप लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दें, उनको उनका यानी शहीद कर दें, तो उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा। वो ईरान के अवाम अपनी हुकूमत से उनके ख्याल के मुताबिक इतने तंग आए हुए थे कि वो सारे हम्म। सड़कों में निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा और ये सिस्टम सारा गिर जाएगा और अमेरिका की पसंद की और इसराइल की पसंद की हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। वो नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल। हुआ ये है उसकी बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ। ईरानी लोग या उनकी जो कौमी एक जज्बा है वो अगर पहले से ज़्यादा बेदार हो गया और उन्होंने मिल के अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात को एक साइड पे रखी, उन्होंने मिल के अमेरिका की और इसराइल के जारहाना इकदाम थे उनका हम्म। मुकाबला करने का फैसला किया। और वो बड़ी बहादुरी से, इतना नुकसान उठाने के बावजूद वो और बहादुरी से ऐसा उस। लगता है जावेद साहब, यही डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का बायस भी बन रहा है, क्योंकि दिन ब दिन उनका लहजा भी सख्त होता जा रहा है और उनके बयानात भी सख्त से सख्त आते जा रहे हैं। और हर रोज वो इस किस्म का बयान देते हैं कि अब ईरान को हम मजीद जहन्नुम बना देंगे, अब हम ये करने जा रहे जी हैं। जी डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। जी, लगता है ये जो आज मैंने किया है उनकी वो जो एक्स मैसेज है या ट्वीट जो उसके पहले कहा करते थे, मुझे नहीं पता पूरी तरह यकीन कि वो फेक है या रियल है। अगर रियल है तो जिस किस्म का जबान का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो हरगिज किसी मुल्क के सरबराह को जेब नहीं देता कि उस किस्म की जबान वो इस्तेमाल करें जो उन्होंने उसमें किया। हो सकता है कि वो फेक हो, उस सूरत में तो मेरे कमेंट जो हैं वो रेलिवेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो फेक नहीं है, रियल है, तो फिर तो ऐसी जबान का इस्तेमाल करना एक अमरीकी सदर को हरगज जेब नहीं देता जो उन्होंने उस ट्वीट में किया। आपने शायद देखी होगी वो। और तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी बात ये ठीक है कि ट्रंप साहब इस वक्त बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बड़ी सख्त किस्म की इस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईरान को हर किस्म की धमकियां दे रहे हैं। तो उनको ये शायद ख्याल नहीं है कि ईरान कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। इसकी टेरिटरी हम्म। पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना है, इसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ से ज़्यादा है और वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं और उनकी एक तारीख है और वो जी उस बिल्कुल। तारीख के बड़े फख्र उसमें करते हैं। और अपना वो इस तरह से आसानी से अमेरिका के सामने और इसराइल के सामने झुकने वाले नहीं हैं कि चंद हमलों से वो नुकसान तो उनको हुआ है। उनका ये बात ठीक है कि ईरान को बहुत हम्म। नुकसान जानी और इन टर्म्स ऑफ माली। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। और लेकिन उन्होंने वो अपना एक लिहाज से उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया और जवाबी उन्होंने हमले किए हैं, जिससे इसराइल को और जो अमरीकी अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं खलीजी ममालिक में, उन पर भी उन्होंने हमले किए हैं और उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन उनको अमेरिका और उनके हलीफ जो हैं उनको सबसे ज़्यादा वो तकलीफ हुई है जब उन्होंने, हम्म। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया और वहाँ से जो शिपिंग है उन्होंने उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से साफ जाहिर है कि दुनिया में एक बहुत हलचल मच गई है। इसलिए कि मेरा ख्याल में दुनिया की जो डेली
20% ऑफ द ऑयल एंड गैस सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में से गुजरती है, और वो जी जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल उस पर बड़ी पाबंदियां लग गई हैं, तो नजर उससे लगता है कि साफ ज़ाहिर है कि जिन ममालिक का इन्हिसार उस ऑयल एंड गैस पे था, जैसे पाकिस्तान इज हम्म। वन ऑफ देम, उनको बड़ी उससे तशवीश है। और दैट इज वन रीजन कि हम पाकिस्तान के हक में तो ये बात है कि जल्द अज जल्द वहाँ पे सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो, और वहाँ जी। पे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हों, और फिर वो किसी पुरअमन तरीके से किसी तस्फिया पे, किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। तो यही व्यूज हमने अच्छा अच्छा, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का अब जिक्र हो ही रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इतनी अहम बन गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए कि पहले तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए ये खुलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर उन्होंने अपना बयान तब्दील किया कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलती है या नहीं, फिर उन्होंने कहा कि दुनिया को अगर तेल चाहिए तो हमसे ले या खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलवा लें। अब उन्होंने जो आज ट्वीट की है, बहुत सख्त लबो लहजा था उनका, बाकायदा गाली दे के उन्होंने बात की है, जी हाँ तो जी हाँ। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए कि उनके जो ऐसे दोस्त मुल्क, जो मुल्क हैं जिनको अपना दोस्त समझते हैं, वो भी परेशान हो गए हैं, इसलिए कि जी दुनिया बिल्कुल। में आजकल जो कारोबार है एनर्जी में, अगर सप्लाईज में इंटरप्शन हो जाए तो दुनिया के कारोबार में एक लिहाज से तातल आ जाता है, जो रुक जाती हैं हम्म। चीजें। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जापान जो बहुत बड़ा मुल्क है, उसका तेल जो अक्सर है वो मिडल ईस्ट से, यानी पर्शियन गल्फ रीजन से जा रहा था। इसी तरह चाइना तो चले, खैर उसके साथ इतना अमेरिका के दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया, जापान तो हैं, और भी दूसरे ममालिक जी हैं जी जिनको बिल्कुल। ये यहाँ से सप्लाई ऑयल एंड गैस की जा रही थी। कतर जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा, उसमें उनके पास गैस रिजर्व्स हैं, उनसे वो एलएनजी की सारी सप्लाईज रुक गई हैं। तो ये एक दुनिया में बहुत कोराम, यानी एक बहुत बड़ा वो एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, जिससे इकोनॉमिक इश्यूज सारे ममालिक में हो गए हैं। पाकिस्तान में भी आपने हम्म। देख लिया है कि किस तरह से हुकूमत को इक़दामात ऐसे उठाने पड़े हैं ताकि एक तरफ से हम लोगों की का भी ख्याल रखा जा सके, और साथ साथ जो है हुकूमत का पहिया भी चलता रहे, और जो हमारी बिल्कुल। इकोनॉमी है उसमें भी ज्यादा उसके मुज़र असरात मुरतब ना हो। तो इसी तरह दूसरे मालिक में कमोबेश इसी किस्म की सूरत हाल है। तो वो सब अमेरिका पे एक लिहाज से प्रेशर पड़ रहा है कि वो उन्होंने एक बगैर किसी लेजिटिमेट ग्राउंड के उन्होंने अचानक जो हमला 28 फरवरी को किया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। हम्म। इवन जर्मन प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि वो जो जो हमला था वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन था, सर्टनली यूएन चार्टर की तो वायलेशन था ही। तो ऐसे हमला करके उसको फिर मुख्तलिफ तरीकों से उसको वो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जस्टिफाई करते जी। रहते हैं, कभी कोई वजह देते हैं, कभी कोई देते हैं, हर दूसरे दिन उनका एक डिफरेंट बयान आ जाता है। तो दुनिया भी उससे परेशान है कि ये इतना बड़ा जो मुल्क है जिसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके सदर इतने इररिस्पॉन्सिबल किस्म के बयान देते हैं, और जिससे मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अपने मफादात को नुकसान पहुंच रहा है इन द लॉन्ग टर्म। अमेरिका के अपने इस सारे मफादात को भी नुकसान पहुंच रहा है, और दोस्त ममालिक का जो प्रेशर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि उस प्रेशर की वजह से भी अब डोनाल्ड ट्रंप दिन ब दिन सख्त से सख्त बयानबाजी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, हमारे थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए दरपड़। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग ना सिर्फ फौजी महाज पर शिद्दत इख्तियार कर रही है, बल्कि बयानात और धमकियों की जंग भी अरूज पर है। हालिया पेशरफ में अमेरिका ने ईरान में गिरने वाले अपने F-15 के वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी है, जिसे वाशिंगटन एक बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। और दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर जारहियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बन सकता है। इन हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया ये जंग महदूद रहेगी या इसकी शिद्दत मजीद बढ़ सकती है, और इस सूरत हाल के पाकिस्तान समेत आलमी सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह जवानाने पाकिस्तान, माहिर सिक्योरिटी अमूर भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। अमेरिका की जानिब से वेपन ऑफिसर की बाजियाबी के हवाले से तो अब खबरें काफ़ी चल रही हैं कि किस तरह उसको बाजियाब किया गया। आप इसको किस तरह की पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं? इससे जंग की शिद्दत में कुछ कमी होगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो आज बयान आया है और बहुत सख्त बयान है, ये मजीद जंग की आग को भड़काएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत सारी
तशवीश है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर वो इन्हिसार कर रहा था और उसी की वजह से उसको हमेशा एज और एडवांटेज रहा, आज वो टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज होती नजर आ रही है। लगता यह है कि वो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अब बेहतर टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, जिसका अब हम्म। इस्तेमाल ईरान के अंदर हो रहा है। यही वजह है कि अभी तक तो ये सारी बातें ईरान, जो अमेरिका है वो कर रहा है कि जी हमारे जहाज खराब हो गए, हर बार वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। कभी वो ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेता कि असल में ये मार गिराए गए हैं। अभी तक 24 जहाज इस जंग के अंदर अमेरिका के मार गिराए जा चुके हैं, स्टेट ऑफ द जी। जहाज और जो स्टेट ऑफ द आर्ट। और फिर इसी तरीके से जो आप दूसरा पहलू देखें तो लगता यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया अमेरिका ने अपनी इस जंग में, जिसको वो खुद कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू होने वाली पहली जंग है, और फिर हम हम्म। ये देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी गलतियां और कमियां हो रही हैं, जिससे आप देखें कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। 30 के करीब यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया गया है, 700 के हम्म। करीब अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, पुलों को निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया अब्दुल्ला है। साहब, मिनार का सरकारी वाकया, सरकारी अमलाक से अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने तक इस जंग की हिकमत अमली क्या है इनकी फिर? इस जंग की हिकमत अमली ये है कि ये झुंझलाहट है, अपनी जो पेशमानियां हैं वो उसका इजहार है, और अपनी हम्म। कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। इसको कहते हैं उर्दू में कुमार पे बस न चला और गधिया के कान निमेटे, यानी कि जब उनकी अस्करियत के ऊपर काम नहीं चल रहा और अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं हो रहे, तो मासूम इंसानों के ऊपर और मासूम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निशाना बना रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर अब ये बात हो रही है कि वो जंगी जराइम के अंदर मुलविस हो सकते हैं। वो जिनीवा कन्वेंशन और वॉरफेयर और यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए हम्म। कि जो सिविलियन आबादी को टारगेट करना अब तो बड़ा खुलेआम, आप देखें ना जो उन्होंने ताजा बयान दिया है, जरा उनकी ढटाई का आलम देखें कि ताजे बयान में वो कहते हैं कि अगर ट्यूसडे तक, मंगल के रोज तक अगर तुमने ना हमारी बात मानी तो फिर हम तुम्हारे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ये क्या बात हुई हम्म। भला? अच्छा, फिर उसके बाद ये धमकी क्या पहली दफा दी है? तो धमकी तो उन्होंने पहले भी देते रहे हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमारे वो वहां दो जहाज थे, हो सकता है उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी हो जाती, इसलिए हमने उनको खुद ही तबाह कर दिया। बात यह है कि ये क्यों कहा नहीं जाता कि ईरान ने उनको तबाह कर दिया? ये भी तो हो सकता है ना। ये बात अमेरिका बार बार क्यों कह रहा है? और फिर अब जो जी। आबनाए हुर्मुज के हवाले से बात है, तो वो तो अभी 2 दिन पहले ये बात कर चुके हैं कि आबनाए हुर्मुज खुलवाना, जिनको खुलवानी है, जिनको तेल लेना है वो ले लें। अब वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं इनके तेल के जखायर पर कब्जा कर लूंगा। साथ उन्होंने ये भी हम्म। कहा कि मेरा ख्याल है कि जो कुर्दों को असला फराहम किया था वो उन्होंने खुद ही रख लिया। भाई ख्याल के ऊपर हम्म। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट चल रहे हैं, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि जो ईरान में मुजाहरे हुए जिसमें सिविलियन आबादी मौजूद थी, उनको भी हथियार उन्होंने फराहम किए, तो क्या ये जराइम में शामिल नहीं है? तो ये एक अभी जंग तो बड़े एक अब्दुल्ला मुनफरिद पहलू अब्दुल्ला पे। साहब, अभी तो गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुजाहिरीन ईरान की हुकूमत के खिलाफ पहले निकले थे उनको असलहा भी फराहम करने के हवाले से कहा है कि उनको असलहा हम मुहैया करेंगे ताकि वो हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने फराहम किया माजी के अंदर और वो हम्म। मजीद फराहम करना चाहते हैं। इसका हम्म। मतलब यह है कि वो क्यों करना चाहते हैं? इसका सिंपली बात यह है कि वो उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है। अपनी शिकस्त बिल्कुल उनको बिल्कुल। नविश्ता दीवार नजर आ रही है। उनको पता चल रहा है कि वो दुनिया में न सिर्फ तन्हाई का शिकार हो गए बल्कि अपनी फौज में बगावत हो गई है। अगर उनकी फौज में बगावत ना होती, अगर उनके हुक्म को ना कबूल, देखे ना उन्होंने हुक्म दिया जमीनी कार्रवाई करने का, आपको याद है ये कई, अब तकरीबन इस बात को भी जो है वो 12-15 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके हम्म। बावजूद जो जनरल उनके थे जनरल रैंडी जॉर्ज, उन्होंने जो हम्म। 41st आर्मी चीफ थे, उन्होंने लगता है इनकार कर दिया था। यही वजह है कि उनको दौरान जंग हटाना पड़ गया और 13 जर्नैलों को और हटाया।
अब ये क्यों हटाया जा रहा है? इसका मतलब है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इनहिराफ कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम्म। अटॉर्नी जनरल को हटाया गया क्योंकि एप्स्टीन फाइल का वाकया उन्होंने अच्छे अंदाज में नहीं पेश कर सके। अब इस वजह से अटॉर्नी जनरल को तब्दील कर दिया गया। अब सुनने में ये हम्म। आ रहा है और आपको एक आध दिन में नजर आ जाएगा कि उनकी कैबिनेट के अंदर भी तब्दीली आ रही है। इससे वादे नजर आ रहा मतलब है अब कि वहां से भी डोनाल्ड लोगों को ट्रंप, निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, वहां से भी निकाला जाएगा। इससे वादे नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना घर इन हाउस इन ऑर्डर नहीं रहा और उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। उन्होंने ईरान को जो तड़ियां लगाई थी, धमकियां दी थी, वो कारगर नहीं हुई। ये तो उन्होंने जंग से हम्म। पहले भी कहा था ना कि 48 घंटे में हम वो हाल कर देंगे, पत्थर के तो जमाने में अब्दुल्ला साहब, फिर पहुंचाने का इनको मंगल बहुत मंगल शौक तक है। का वक्त क्यों दिया जा रहा है? मंगल को ऐसा क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए मंगल तक की डेडलाइन भी दी और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं उन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप जो मंगल तक वही झूठ बोलना चाह रहे हैं जो पहले बोलते आए हैं। हर बार वो एक नई तड़ी लगाते हैं, हर बार एक नया ड्रामा रचाते हैं। भाई, मंगल तक का मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि कल हो सकता है उनके साथ कोई मुआहिदा हो जाए। कल डोनाल्ड ट्रंप कोई हम्म। सेल्फ प्रोक्लेम्ड विक्ट्री करके वहां डंके बजाते हुए निकल जाएं कि जनाब मैं तो ये जंग जीत गया हूं। आप नए हुरमुज हम्म। देखे ना, इंसानी बुनियाद के ऊपर खोलना, ये ईरान का एक ऐसा जेस्चर था जिसने यूरोप को डिवाइड करके रख दिया। और जी। अमेरिका इस टाइम पे यूरोप के ऊपर ये निसार कर रहा था कि शायद यूरोप इस जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया कि फ्रांस का भी जहाज जाने दिया, दीगर ममालिक के जहाजों को भी उसने इजाजत दे दी कि जनाब आप में कुछ को मौका दिया कि आप चले जाएं। इससे क्या हुआ हम्म। कि एक यूरोप के अंदर जो एक उबाल आ रहा था जिसको वो 35 ममालिक हम्म। ने बैठ के फैसला करना था कि यहाँ क्या आगे मुस्तकबिल का आबनाए हुरमुज का करें, उनको भी जरा रिलीफ मिला। तो आई थिंक कि ये एक गुड डिप्लोमेसी थी। अब लेकिन जो दूसरी हम्म। जानिब एक पहलू है वो ये है कि अमेरिका पत्थर के जमाने में तो बहुत सारे ममालिक को पहुंचाता रहा। पाकिस्तान को भी ये धमकी लगाई थी कि जनाब मैं पत्थर के जमाने में पहुंचा दूंगा। इससे पहले भी वो कई ममालिक को करता रहा। लेकिन हकीकत यह है कि ब्लैक हॉक उनके जो हेलीकॉप्टर हैं, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है। और इससे पहले भी हमने ये देखा था कि सोमालिया के अंदर इनको 2 जहाजों को गिरा दिया गया था। उसके ऊपर बकायदा जी। फिल्म भी अमेरिका ने बनाई। और वो उसके अंदर जो रेस्क्यू करने आए थे, वो उस टाइम पे जो वहां फोर्सेस कमांड थे, जो यूनाइटेड नेशन मिशन पे गए थे, वो मुइनुद्दीन हैदर साहब थे जो बाद में गवर्नर सिंध बने। और उस टाइम पे जो हम्म। रेजिमेंट थी वो पाकिस्तानी रेजिमेंट थी 19th लांसर, जिन्होंने इनको जी। जाके रेस्क्यू किया था क्योंकि डिस्ट्रेस कॉल्स आई थी। अब ये कहना कि ये जो पायलट है इसको रेस्क्यू करने का, देखिए किसी पायलट को भी बिठा देंगे और कहेंगे कि जी ये वो पायलट था, बाद ये में वो इनके पायलट था, झूठ बिल्कुल। खोल हम्म। खुलते हैं, पता चलता है कि ये झूठ बोल रहे थे। इन्होंने झूठ बोलना हम्म। अपना एक वतीरा बनाया हुआ है। लेकिन ये जंग झूठों से नहीं चलेगी, ये जंग सच्चों से काम पे बनेगी। और अगर इन्होंने खार्क के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसका वो इजहार कर रहे हैं कि मैं इनकी तेल के ऊपर कब्जा करूंगा, तो याद रखें कि 8.8 मुरब्बा मील के ऊपर फैला ये जजीरा तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है मेनलैंड ईरान से। और अगर जी। अमेरिका के 17 बेस इस खित्ते के अंदर नहीं बचे और इसराइल नहीं बचा, तो आपका क्या ख्याल है खार्क जहां मिसाइल पहुंचने में शायद चंद सेकंड लगेंगे, क्या ये खार्क को बचा पाएंगे जब इनका ना डिफेंस सिस्टम मौजूद है, ना इनके पास पेट्रियट हम्म। के बैटरीज मौजूद हैं, ना इनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है, और ना ही इनके पास हम्म। अपना स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार सिस्टम मौजूद है, क्योंकि वो तो ईरान ने तबाह कर दिया। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन अमेरिका के लिए बन गई है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अभी जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने अमेरिका के कई तैयारे भी और ड्रोन भी गिराए हैं, तो अमेरिका के लिए एक तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि अस्करी लिहाज से अमेरिका खुद को जितना मजबूत और पावरफुल कहता है, ये एक शर्मिंदगी का बायस ये होता है कि आपके इतने जदीद तैयारे जो हैं वो एक ऐसा मुल्क गिरा दे जिसकी आप जो फिजाई ताकत है उसको बिल्कुल ख़त्म कर चुके हों। और दूसरा, आपके ख्याल में इस वक्त अस्करी तवाज़ुन किसके हक में जाता है? देखिए, अस्करी तवाज़न का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ज़हनी तवाज़न का तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। और जहां तक आपने उनको कहा कि जी अस्करी के हवाले से,
देखें, इस टाइम पे पोजीशन है अमेरिका की, वो बड़ी वीक पोजीशन है। दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इस टाइम पे ये देख रही है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को जमीन बोस कर रही है। ये है वो असल बात। और यही चीज अमेरिका को खाए दे रही है, क्योंकि जितना वो इस जंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, जाहिर है वो इसराइल नहीं चाहता कि वो यहाँ से सही सलामत बच के निकल जाए। तो इसका तो वाज़े नजर ये आ रहा है कि अमेरिका इस वॉर के अंदर, आप देखें, 1.5 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने अपना डिफेंस बजट कहा है। और इसका मतलब जी यह है कि बिल्कुल। वो जंगों को तूल देना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो हम्म। वॉर थिएटर को बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर ये वॉर थिएटर बढ़ता है तो खित्ते के अंदर जो खलीजी ममालिक हैं उनके अंदर मजीद खराबियां पैदा होंगी। और अगर ये तेल की तनसीबात हम्म। और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो उन्होंने खलीजी ममालिक के ऊपर पलटकर वार करेंगे। और वो वार शायद हम्म। खलीजी ममालिक फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर उनकी बिजली घरों को नुकसान पहुंचता है तो जो गर्मी इस टाइम पे शुरू हो चुकी है, उनका तमाम का तमाम निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली की तरसील के ऊपर मबनी है। और बिजली को अगर उन्होंने नुकसान और पहुंचा दिया उसी शायद तो दे तबाही आर से बचने के गॉन। लिए जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो अमेरिका का साथ देने के लिए भी तैयार हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए दरपड़ प्रोग्राम में। एक बार फिर से खुश आमदीद। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग और आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने दुनिया भर की मईशतों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क भी इस सूरत हाल से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि खेती बाड़ी के अखराजात को भी बढ़ा देता है। ख़ास तौर पर गंदम जैसी बुनियादी फसल की पैदावार, कटाई और तरसील के मराहिल में ईंधन का किरदार इंतहाई अहम है। यही वजह है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आलमी तवानाई बहरान के असरात पाकिस्तान में गंदम और आटे की कीमतों पर भी पड़ सकते हैं। क्या आलमी मंडी में तेल की ये आग पाकिस्तान में रोटी और आटे को मजीद महंगा कर देगी? और क्या हमारा किसान इस नए बोझ को उठाने के काबिल है? इस संगीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए और ज़राअत को बचाने के हल तलाश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन भी हैं और किसानों के मसाइल पर गहरी नज़र भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद महमूद बुखारी साहब आपके वक्त का। मौजूदा सूरत हाल जो है मशरिक़ वुस्ता और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान में इस जंग की वजह से जो सूरत हाल देख रहे हैं, किसान किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आयशा आपका और आपके सुनो टीवी का। ये बड़ा अहम इशू है जिसको आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जगह दी है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो है जो बहरान आया हुआ है, जैसे आपने खुद कहा कि मशरिक़ वुस्ता का, और उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो डिस्टर्ब है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको शायद मुल्क चलाना ही नहीं आ रहा। वो मुल्क को इस तरह से चला रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब ये हमारे हुक्मरान तशरीफ लाए थे 2022 में, तो मुझे याद है कि पीडीएम में जो है ये इनका पीडीएम बनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम महंगाई मुकाओ मार्च एक यहाँ पे, और तमाम जमातें शामिल थी उनमें, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग। अच्छा, खैर हुकूमत तब्दील हो गई और हमने समझा कि भाई अब कोई मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी और कोई बेहतरी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका जो रवैया है अवाम के साथ वो तो तबाहकुन है। इस वक्त जो इन्होंने जो पेट्रोल की कीमतें बगैर देखे भाले इन्होंने बढ़ाई हैं, उसका कोई पूरी दुनिया में आयशा आपको नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बुखारी साहब, आपका आपकी यूं बात लगता ठीक है कि हमारी हुकूमत ने जो इस खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी निस्बत पेट्रोल की कीमत में ज़्यादा इजाफा किया है, लेकिन इस वक्त जो प्रेशर है वो पूरे खित्ते पर है और पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है उस चीज़ से गुजर रहा है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए, उस वजह से भी पाकिस्तान एक और प्रेशर भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है। तो चीज़ें तो हमारे लिए भी मुश्किल हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखें, ये जो मईशत है ना, इसको इन्होंने सही तौर पे चलाया ही नहीं। मुझे एक बात बताएं कि इनके जो पिछले साल, मतलब ये हुकूमत तो 2022 से चली आ रही है ना,
तो इन्होंने क्या जी। ऐसा किया है कि ज़राअत के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। मेरे प्यारे वजीर आजम कहते थे मैं अपने कपड़े बेच के जो है वो इस महंगाई को मैं खत्म करूंगा। इनके दावे क्या थे? और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो क्या दावे करते थे? आज वो एक शो ये करते हैं कि जी हम हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। अरे बाबा, अगर आप जी। मुत्तफिक नहीं है तो हुकूमत छोड़ दें, आप बराबर के जिम्मेदार हैं। आज आपने जो गंदम के हवाले से देखे, इस वक्त दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी आयशा पहले नंबर पे है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर आती है। अगर देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में 9/11 आया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, हम्म। मेरे किसान ने मुल्क के अंदर अनाज की कमी नहीं होने दी। आपको अंदाजा नहीं है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं ये कहता हूं कि कहत साली हो और अनाज ना हो। मुझे बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया में आज यूक्रेन के अंदर भी जो है वो जंग लगी हुई है, जो कि 40% जी। के करीब रशिया और यूक्रेन दुनिया को जो है वो गंदम सप्लाई करता है। तो वहां से भी जो है कोई उम्मीद नहीं है। तो आप अपने मुल्क के अंदर अगर जो है वो किसान मेहनत करता है तो आप उसको जो है वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने देखे तो डीजल बुखारी की साहब, कीमत क्या हुकूमत इस हवाले से वाकई कोई इकदाम नहीं कर रही? क्योंकि फूड सिक्योरिटी को लेकर तो पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि आने वाला वक्त एक खतरनाक जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज बन जाएगा। पूरी दुनिया को ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा, खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। तो क्या हमारी हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही है कि इस चैलेंज को निपटने के लिए किसानों के साथ किस तरह मामला को आगे बढ़ाएं? देखे आशा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कहते हैं कि एक कोई बादशाह था, तो उसने अपने वजीर से कहा यार ये कोई मेरे पास फरियाद लेके नहीं आता, कोई जो है वो मेरे पास कोई एहतजाज नहीं करता, कोई बोलता नहीं है, तो ये सारा जो है वो बिल्कुल अमन अमान है, तो मैं क्या क्या हम्म। ऐसा करूं? तो उसने मशवरा दिया, जो मुशीर था, उसने कहा जी कि जी। ये जी। जो रोटी का रेट 7 रुपए है, आप इसको बढ़ा दें। अच्छा जी, वो हम्म। बढ़ा दिया, 30 रुपए कर दिया। एकदम से जब तीस अच्छा। रुपए किया तो वो अवाम खड़ी हुई और अवाम ने शोर शराबा किया। तो बादशाह सलामत ने बुलाया और बुला के उस तंदूरी को कहा कि भी तुमने मेरी आवाम का ख्याल नहीं किया, पहले खुद बढ़वाया और फिर उसके हम्म। बाद ये कहा कि अच्छा तुम इस तरह करो कि ये 15 रुपए की जो है ना वो रोटी कर दो, जबकि वो 10 रुपए में अच्छा। दे रहा था। अब वो तंदूर अला हम्म। भी खुश, अवाम भी बल्ले अवाम भी बल्ले खुश। के जनाब ये 30 से हमारी जान छूट गई। तो हमारे हम्म। हुक्मरान ये कर रहे हैं। आज गंदम की कटाई हो रही है, गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही है। गंदम आप हम्म। देखें कि पिछले साल हमने जो है वो 250 रुपए के करीब था डीजल, 265 रुपए था, और आज जो है 520 रुपए हो गया। ये सारा जी। काम जी। डीजल का है और सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो डीजल का होता है किसान का, कि वो उसने अगर अच्छा कल्टीवेशन बुखारी करनी साहब, है या इस कुछ। हवाले से मैं मरीम नवाज की एक ट्वीट भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब ये कीमतों में एकदम से इजाफा हुआ था तो उन्होंने एक ट्वीट भी की थी। उन्होंने कहा था कि बैनुल अक़वामी बहरान के दौरान तेल की आलमी कीमतों में इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का बाइस बना है, और अपने किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब के वो तमाम किसान जिनके पास 25 एकड़ तक ज़मीन है और जिन्होंने गंदम की काश्त की है, हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल 150 फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। उन पंजाब के लिए तो वो सब्सिडी दे रही है मरीम नवाज। हम कहते हैं कि हमें फसलों का रेट दिया जाए। मैं कहता हूं कि अच्छा। मेरी फसल के ऊपर मेरे जो अखराजात आते हैं, आयशा, बुनियादी तौर पर आप बात समझे, हमारे मीडिया के दोस्त हैं जो चूंकि वो शहरों के अंदर रहते हैं, वो ज़राअत को कम कम समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि हम्म। आप ये देखें कि मेरा खर्चा हुआ है 4,000 रुपए, और मेरी जी। जी। गंदम ली गई 2,000 में, और मेरा हम्म। जो आलू है इस वक्त जो 9,000 रुपए की बोरी बिकती थी, आज वो 500 रुपए की बिक रही है। आज आपको हम्म। अगर सब्जी कुछ सस्ती मिल रही है तो हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अच्छा। ये सिर्फ इक़्तिदार के अंदर जो है वो आने के लिए ये तगोदो करते हैं। कोई हमारा इन्होंने ख्याल नहीं किया। अच्छा, अब उसमें क्या हम्म। कहा कि 1,500 रुपए सब्सिडी जो है, या भी कोई हम्म। डीसी जिले के जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। मुझे बताएं कि 1,500 का कितना डीजल आएगा? 3 लीटर हम्म। में नहीं आता। जबकि मेरा जो अच्छा। खर्चा है वो डबल हो गया, जहां 20,000 था हम्म। वहां पे 40,000 हो गया।
एक एकड़ में से 40 मन एवरेज अगर हम लगाएं, वैसे 38 मन जो है वो गंदम आती है, तो मेरा खर्चा तो एकदम से बढ़ गया। और उसके बाद जो है आगे कपास आ रही है, कपास के अंदर भी जो अखराजात जो बढ़ेंगे। देखें, इंडिया के अंदर मुझे बताएं कि आज रेट क्यों नहीं बढ़ा, क्यों उन्होंने पेट्रोल का सिर्फ उन्होंने हाई ऑक्टेन का रेट जो है वो भी नॉमिनल से बढ़ाया है। जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है वहां इतना रेट नहीं है। और ये ड्रामे और शोबेबाजियां हैं। सिर्फ क्या है आपका कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है बुखारी साहब, लेकिन इस हवाले से क्योंकि आप भी किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान ऑल किसान फाउंडेशन के, तो आप लोगों ने क्या हुकूमत से इस हवाले से इस इशू को नहीं उठाया कि बाकी मुल्कों में तो जो किसान हैं या जो ज़रूरी मामलात हैं उसमें रेट्स नहीं बढ़े, लेकिन पाकिस्तान में ये ज्यादा बढ़े हैं खित्ते में, और ये नाइंसाफी है? आयशा, मैं कहता हूं कि आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि ये कभी इन्होंने पूछा नहीं, कभी इन्होंने मशवरा नहीं किया। कोई आपको तंजीम का जो नुमाइंदा है वो ये नहीं कहेगा कि हुकूमत ने हमसे कोई मशवरा किया। अब ये पॉलिसी गंदम की दी है इन्होंने, और कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो खरीद करेंगी, बनाई और 3500 रुपए रेट मुकर्रर किया। अब मुझे बताएं कि वो अब इनको चाहिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। आयशा, मैं वजीर आला पंजाब से मुल्तमिस हूं, मैं ये दरखास्त करता हूं। ये अजीब तमाशा है, सिंध गवर्नमेंट भी यही कुछ कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट भी यही कुछ कर रही है। कहते हैं जी बसें जो है वो फ्री है। मुझे बताएं कि आपकी जो सूबा है वो 14 करोड़ का सूबा है, आपकी सरकार की बसें कितनी है? मतलब क्यों बेवकूफ बनाते हैं ये अवाम को? और उसमें क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप ये देखें कि इनको चाहिए बाकी मुल्कों से सबक सीखे। आपका श्रीलंका जो है डिफॉल्ट हुआ है, और डिफॉल्ट होने के बाद आप देखें कि वहां के हालात जो है वो क्या है। वहां पे पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। तो सवाल ये पैदा होता, इन्होंने एक बात और कि IMF के हदफ ये मुकर्रर नहीं कर सके, वो उनको हासिल नहीं कर सके, ये वो पूरा करने के लिए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत वाहिद जरिया है टैक्स इकट्ठा करने का जो एक दिन के अंदर जो है वो आप हासिल आदाब कर लेते हैं या 2 दिन के अंदर कर लेते हैं। और जो बाकी जगह है, या फिर आप लोगों से टैक्स लेते हैं जो किसी इदारे में काम करते हैं, मुलाजम है, तो उनसे जो है वो अपना टैक्स काट लेते हैं। बाकी अशराफिया मुझे बताएं कि ये जहाज खरीदे वो इनको जायज है, उस वक्त मुल्क कोई मकरूज नहीं है। लेकिन किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस वक्त काफ़ी वैलिड हैं और वो काफ़ी परेशान हैं इस सूरत हाल पर भी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से हमारी ज़राअत भी बहुत हद तक मुतासिर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।